हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आप कैसे हो। आई एम आत्माराम सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम ABST। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, इस बार मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है किसी कारणवश। मैंने अपना जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें मैंने ये कहा था कि अगला जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थान का कर निर्धारण। निवास स्थान का कर निर्धारण इनकम टैक्स की दृष्टि से, आयकर के दृष्टिकोण से निवास स्थान का निर्धारण बहुत ही जरूरी है। निवास स्थान के निर्धारण से ये डिसाइड हो जाता है कि जो व्यक्ति है या जो टैक्स पेयर है, एसेसर है, वो जो टैक्स पे करेगा वो इंडियन है या नॉन इंडियन है। इसीलिए इनकम टैक्स की दृष्टि से निवास स्थान का निर्धारण करना बहुत ही जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट 1962 की जो अंडर सेक्शन है, उसमें अंडर सेक्शन है 6। उस 6 में निवास स्थान का निर्धारण किया गया है। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल एंड टैक्स लायबिलिटीज। निवास स्थान की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो निवास स्थान का निर्धारण किन किन के लिए किया जाएगा। एक व्यक्ति के लिए निवास स्थान का निर्धारण किया जाएगा, एक HUF के लिए निवास स्थान का निर्धारण किया जाएगा। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी के निवास स्थान का निर्धारण किया जाएगा और फर्म के निवास स्थान का निर्धारण किया जाएगा। आज हम बात करते हैं व्यक्ति व्यष्टि के निवास स्थान के निर्धारण की बात करेंगे। निवास स्थान का निर्धारण से मतलब है जो व्यक्ति भारत में रह रहा है वो भारत का निवासी है, और जो भारत में नहीं रह रहा है वो भारत का अनिवासी या असाधारण निवासी। निवास स्थान की दृष्टि से व्यक्ति को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ रेजिडेंट फॉर असेसर। फर्स्ट है भारत में निवासी करदाता, रेजिडेंट इन इंडियन, रेजिडेंट इन इंडियन। सेकंड है भारत में असाधारण निवासी करदाता, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। थर्ड है अनिवासी करदाता, अनिवासी करदाता, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। इन तीनों को हम पढ़ेंगे। निवास स्थान के निर्धारण से मतलब है वो व्यक्ति भारत में कितने दिन रहा, उसके अकॉर्डिंग उनकी कुछ शर्तें हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का जो करदाता है वो या उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, उन में से किसी एक का जन्म यदि अविभाजित भारत में हुआ है, अविभाजित भारत का मतलब है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी भारत से पाकिस्तान बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। उससे पहले यदि अविभाजित भारत में जन्म हुआ है वो व्यक्ति
भारत में हमेशा के लिए निवासी माना जाएगा, वो न तो असाधारण और न अनिवासी है, वो निवासी करदाता माना जाएगा। व्यक्ति करदाता के लिए यानी एक असेसर है, उसके लिए उसके निवास स्थान का निर्धारण जो रेजिडेंशियल जो स्टेटस है वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। 3 कंडीशंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसर। फर्स्ट जो कंडीशन है उसे हम कहेंगे आधारभूत शर्त। फर्स्ट 3 कंडीशन की बात की है, उसमें फर्स्ट जो कंडीशन है उसको कहेंगे आधारभूत शर्त, और जो सेकंड और थर्ड है, जो 2 है सेकंड और थर्ड, उन दोनों को कहेंगे अतिरिक्त शर्तें। अतिरिक्त शर्तें, इन शर्तों से ही हम डिसाइड करेंगे कि वो व्यक्ति भारत में निवासी है या भारत में असाधारण निवासी है या फिर अनिवासी है। यदि कोई करदाता, हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की आधारभूत शर्त। अब आधारभूत शर्त में 2 सिचुएशन है, यानी 2 उसके सब पॉइंट है, ए एंड बी। फर्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, ए पॉइंट लिखना, आप फर्स्ट नंबर लिखना आधारभूत शर्त। अब आधारभूत शर्त वो 2 प्रकार की, उसमें 2 कंडीशन है, ए एंड बी। तो ए कंडीशन क्या है, कोई भी करदाता गत वर्ष में, कोई भी करदाता गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो, 182 डेज, 182 दिन भारत में रहा है, 182 डेज भारत में रहा है, 182 डेज स्टे इन इंडिया फॉर असेसर। यदि वो 182 दिन भारत में रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 182 दिन वो भारत में रहा है, ये पॉइंट है फर्स्ट में आधारभूत शर्त में फर्स्ट नंबर पॉइंट है 182 दिन, गत वर्ष में करदाता 182 दिन भारत में रहा है। सेकंड कंडीशन है कि करदाता गत वर्ष, सेकंड जो कंडीशन है वो करदाता गत वर्ष में कम से कम, गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, या फिर गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो, या फिर 4 वर्षों में, या फिर 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। ये 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आधारभूत शर्त में पहला पॉइंट है करदाता 182 दिन गत वर्ष में भारत में रहा हो। दूसरी है या तो गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, या 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। अब वो 182 दिन ये नहीं है कि रेगुलर 182 दिन रहे, विदेश आ भी सकता है और जा भी सकता है, जरूरी नहीं एक जगह रहे वो 182 दिन। इस होटल में भी रह सकता है, दूसरे में भी रह सकता है, तीसरे में भी रह सकता है, वो कहीं भी रह सकता है। इसी प्रकार से 60 दिन में यदि गत वर्ष में वो 60 दिन रहा तो कैसे भी रहे, रेगुलर रहे या कभी आए कभी जाए, लेकिन उसके 60 दिन पूरे होने जरूरी है। या 4 वर्षों में 365 दिन हो यदि वो भारत में रहा है तो किसी भी प्रकार से वो रह सकता है। फिर अपनी बात आएगी किसकी, अपनी बात रहेगी किस चीज़ की, सेकंड पॉइंट अतिरिक्त शर्तों में। अतिरिक्त जो शर्त है उसके 2 पॉइंट है। सेकंड अतिरिक्त शर्त है उसके 2 पॉइंट है। अतिरिक्त शर्त में क्या रहेगा कि करदाता, अतिरिक्त शर्त में रहेगा यदि करदाता गत वर्ष से पूर्व, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। करदाता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। एक ये 2 नंबर कंडीशन। थर्ड नंबर कंडीशन रहेगी
गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्ष, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्ष में करदाता कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। कंडीशन 2 हो गई। अब देखिए आधारभूत शर्त में क्या है, 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है गत वर्ष में कम से कम करदाता 182 दिन 182 डेज भारत में रहा हो, या फिर सेकंड कंडीशन है उसी का सेकंड पॉइंट आधारभूत शर्त का कि गत वर्ष में 60 दिन या 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन वो भारत में रहा हो। फिर नेक्स्ट अतिरिक्त शर्तें हैं, उसमें 2 पॉइंट है। एक में है गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम करदाता 730 दिन भारत में रहा हो, या फिर थर्ड कंडीशन है करदाता गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, वह करदाता भारत में, उसके हिसाब से हम उनका रेजिडेंस ज्ञात करेंगे। ये वो व्यक्ति भारत में करदाता रहेगा। उसके लिए हम अब देखते हैं, हमने 3 कंडीशन पढ़ी है, उन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग करदाता का निवास स्थान का निर्धारण किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, कंडीशन मैंने आपको बता दिए 3। यदि कोई करदाता आधारभूत शर्त जो 2 थी उसमें से कोई एक शर्त, यदि कोई करदाता आधारभूत शर्त दोनों या दोनों में से एक आधारभूत शर्त पूरी करता है और दोनों अतिरिक्त शर्त पूरी करता है, तो वो करदाता भारत में निवासी करदाता कहलाएगा, यानी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया के लिए क्या है, कंडीशन 1 है, उसमें किसी एक का अप्लाई होना जरूरी है, और कंडीशन 2 एंड 3 दोनों अप्लाई होना जरूरी है, तभी वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। यानी दोनों आधारभूत शर्त, दोनों में से कोई एक आधारभूत शर्त पूरी करे और दोनों अतिरिक्त शर्त पूरी करता है, तो वो करदाता भारत में क्या कहलाएगा, भारत में निवासी करदाता कहलाएगा। फिर बात करते हम भारत में असाधारण निवासी करदाता, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। असेसर के लिए है कि यदि कोई करदाता आधारभूत शर्त तो पूरी करता है, आधारभूत शर्त तो पूरी करता है, लेकिन अतिरिक्त शर्तों में से एक या दोनों शर्त पूरी नहीं करता। एक शर्त पूरी करता है लेकिन दोनों नहीं करता है, एक शर्त पूरी करता है एक नहीं करता है, या दोनों ही पूरी नहीं करता है, तो वो करदाता भारत में क्या कहलाएगा, असाधारण निवासी करदाता कहलाएगा। असाधारण निवासी करदाता कब कहलाएगा, आधारभूत शर्त तो वो पूरी करेगा, लेकिन अतिरिक्त शर्तों में एक या दोनों शर्त पूरी नहीं करता है। एक भी शर्त पूरी नहीं करेगा, चाहे वो दोनों करो या ना करो, एक शर्त पूरी करता है तो बात बनती है, लेकिन वो एक या दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है, तो वो भारत में असाधारण निवासी कहलाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। थर्ड मैंने बताया था नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, अनिवासी करदाता, भारत में अनिवासी करदाता। उसमें क्या है भाई, कोई करदाता, कोई भी करदाता जो टैक्स पेयर है वो आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता है, आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता, अतिरिक्त शर्तें चाहे पूरी करो या न करो, वो भारत में क्या कहलाएगा, अनिवासी करदाता, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया है आज के वीडियो में कि व्यक्ति करदाता का निवास स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। मैंने हर एक पॉइंट को 2 या 3 बार आपको बताया, उन सब को आप तैयार करना, और इस चैप्टर में से हर बार 100% चांस बनता है रेजिडेंशियल
स्टेटस का क्वेश्चन आने का। और क्वेश्चन ये रहता है करदाता के निवास स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है, चाहे वो फर्म का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे एचयूएफ का हो, चाहे कंपनी का हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे एचयूएफ का कर निर्धारण, उसके बाद पढ़ेंगे हम कंपनी का कर निर्धारण, और उसके बाद पढ़ेंगे हम फर्म का कर निर्धारण। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो पूरा भी देखिए। और यदि कुछ वीडियो में कमी लगे, पसंद आए या ना पसंद आए, तो उसके कमेंट्स वीडियो में ज़रूर डालिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए इस इनकम टैक्स के वीडियो लेके आऊँगा, कॉरपोरेट के वीडियो लेके आऊँगा, जीएसटी के वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, ऑडिटिंग की वीडियो लेके आऊँगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के वीडियो लेके आऊँगा। हर एक बुक्स जो बीकॉम में चलती है उन सब बुक्स के मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, और ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो ज़रूर शेयर करना। बाय। ओके, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।